भारत का भूगोल, जियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो भारत के भूगोल में हम सबसे पहले देखेंगे सामान्य परिचय। ठीक है, सामान्य परिचय में देखिए, जो भारत की मुख्य भूमि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तारित है। बात करें भारत के क्षेत्रफल की, तो भारत विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, यानी कि अगर हम बात करें कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वह आपका इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, लेकिन जब बात करते हैं मुख्य भूमि पर तो वह हो जाएगा कन्याकुमारी, क्योंकि इंदिरा पॉइंट जो है वह आपका स्थित है ग्रेट निकोबार अथवा निकोबार द्वीप पर है। तो जब द्वीपों सहित भारत की बात करेंगे तो जो उसकी दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट होगी। अगर द्वीप को हटा देंगे, सिर्फ मुख्य भूमि की बात करेंगे तो मुख्य भूमि में जो दक्षिणतम बिंदु वो आपकी कन्याकुमारी होगी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु, यानी कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु जो कहेंगे उत्तरी बिंदु, वह है आपका सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कॉल। ठीक है, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट और उत्तरी बिंदु आपका इंदिरा कॉल। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो वह है किबिथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु की बात करें तो वह है आपका गुहार मोती या गौर माता, कहाँ पे है, गुजरात में। ठीक है, तो यह हो गई भारत की स्थिति और भारत के सबसे सुदूरस्थ जो भी बिंदु हैं, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। चलते हैं आगे। आगे हम देखेंगे कि भारतीय भूभाग की लंबाई पूर्व से पश्चिम, यानी कि आप कहेंगे गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक कितना है, 2933 किलोमीटर, तथा उत्तर से दक्षिण यानी कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक की बात करें हम तो वह हो गया आपका 3214 किलोमीटर। ठीक है, भारत का सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात, यानी गुजरात राज्य के जो सीमा है वो सर्वाधिक तट बनाता है। जबकि आपका देखेंगे सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला केंद्र शासित प्रदेश, वह तो राज्य था, और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, जो कि 1962 किलोमीटर है। गोवा की बात करें तो गोवा का जो तट है वो सबसे छोटा तट है। ठीक है, तो गोवा की तट रेखा सबसे छोटी है, जो कि 118 किलोमीटर ही है। भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं, यानी कि समुद्र तट से उनकी सीमा लगती है। तो भारत के 9 राज्य कौन कौन से हैं, एक है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल। इनकी सीमा समुद्र तट से लगी हुई है। अगर हम बात करें 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है वह आपका प्रयागराज, मिर्ज़ापुर आदि से होकर गुजरती है, और इसी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को आपका भारत का मानक समय रेखा माना गया है। क्या है, यही भारत का मानक समय रेखा माना गया है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य से कितना आगे है, तो जो भारत का मानक समय है वह ग्रीनविच माध्य से 5.5 घंटे आगे हैं। चलिए अब दूसरे उस पर चलते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसको इरेज करते हैं। भारत एवं पड़ोसी देश के बारे में हम देखेंगे भारत एवं पड़ोसी देश। तो भारत की स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, 7। भारत के ऐसे पड़ोसी देश जिसकी सीमा स्थलीय सीमा से यानी भारत से टच होता है फिजिकली रूप से। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किसके साथ बनता है, बांग्लादेश के साथ। इसकी लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। यानी कि अगर हम कौन सा पड़ोसी देश भारत से सबसे लंबा सीमा साझा करता है इसकी बात करें तो वह है आपका बांग्लादेश। जबकि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा कौन बनाता है, अफगानिस्तान के साथ, लगभग 106 किलोमीटर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों में लगे भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान किन किन राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से लगता है, आप देख सकते हैं। पाकिस्तान जो है ये आपको टच करता है पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख। ठीक है, पहले 4 को टच करता था, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख टूट चुके हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, तो अब वह 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को टच करता है। ठीक है, अब बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश टच करता है आपका मिजोरम, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल तथा मेघालय को। चीन की बात करें तो वह टच करता है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा लद्दाख। भूटान की बात करें पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा असम। और म्यांमार की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम। नेपाल की बात करते हैं तो उत्तराखंड,
उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल, और अफगानिस्तान सिर्फ लद्दाख के वाले हिस्से को टच करती है। आगे देखेंगे कि समुद्र पार, ठीक है, यह तो ऐसे पड़ोसी देश थे जिसकी सीमा भारत से टच हो रही थी। अब यह क्या समुद्र पार, यानी कि इनके बीच क्या समुद्र आ जाता है, लेकिन भारत का पड़ोसी देश ही है। तो समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश, ठीक है, कौन सा है? श्रीलंका है, जो पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग से पृथक होता है। सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों, जो सिक्किम अपना राज्य है, प्रदेश है, उसकी जो सीमा 3 देशों से लगती है, नेपाल, भूटान एवं चीन। पाकिस्तान भारत से रेड क्लिफ रेखा द्वारा, यानी पाकिस्तान और भारत के बीच में जो विभाजन रेखा है उसका नाम पूछ दे क्या है, तो वह है आपका रेड क्लिफ। चीन भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा अलग होती है। अफगानिस्तान भारत से डूरंड रेखा द्वारा पृथक होती है। और अगर हम बात आगे करें कि ये हो गया आपका भौतिक, भारत के भौतिक स्वरूप के ऊपर हम बात करते हैं। जितने भी पॉइंट हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एग्ज़ाम देने से 2-4 दिन पहले इसको पूरा, इस वीडियो को पूरा आप एक बार जरूर देख जाइएगा। यह घटना चक्र समान ज्ञान 2022 का, इसमें आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। देखिए, भारत का भौतिक स्वरूप, भारत की भौतिक स्वरूप की बात करें तो भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। कहीं कहीं आपको 6 भी देगा, तो अभी समझिएगा। देखिए, उत्तर पर्वतीय प्रदेश बांटा गया है, प्रायद्वीपीय पठार बांटा गया है, विशाल मैदान बांटा गया, और द्वीपीय भाग और तटीय मैदान बांटा गया। तो मुख्यतः 4 रूप से बांटा गया, इसमें चारों में ही सबको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया, इनको हम सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। अब उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है, तो उसमें सबसे पहला भाग जो है वह है आपका ट्रांस हिमालय की बात करते हैं। ट्रांस हिमालय क्या है? इसका निर्माण अगर एग्जाम में कभी आता है तो इसका निर्माण जो है हिमालय के निर्माण के पहले ही हो चुका था। अच्छा, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उसको देखेंगे। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियाँ आती हैं, ठीक है। कौन कौन से? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी आती है। ये देखिए, काराकोरम सबसे उत्तरी है, फिर उसके बाद लद्दाख आता है, फिर आता है आपका जास्कर, ठीक है। K2 या गाडविन ऑस्टिन जो है वो काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है वही स्थित है, ठीक है, जो भारत की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। भारत की सर्वोच्च चोटी मानते हैं, लेकिन यह POK वाले हिस्से में आती है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पे, हालांकि इस पर विवाद है। तो विशुद्ध रूप से अगर बात करें तो वह होगा कंचनजंगा। हालांकि भारत में वो भी है K2, क्योंकि अभी तो POK को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता थोड़ी मिला है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है। तो यह मामला अभी तो UN में, यूनाइटेड नेशन में चल रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भारत की सर्वोच्च चोटी वो आपका काराकोरम K2 होगा, या गाडविन ऑस्टिन जिसको बोलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि विशुद्ध रूप से भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो वह हो जाएगा आपका सिक्किम में जो कंचनजंगा है, वो आपका है भारत की सबसे ऊंची चोटी। ट्रांस हिमालय तथा बृहद हिमालय को, ट्रांस हिमालय तथा बृहद हिमालय को सिंधु सांगपो सचर जोन अलग करती है, यानी इंडस, ठीक है, सांगपो सचर जोन, इंडस सांगपो सचर जोन अलग करता है। ITSZ जो है पूछेगा किसके मध्य स्थित है, तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय। बृहद हिमालय क्या है? यह हिमालय का मुख्य भाग है, यानी कि इसी को हम बृहद हिमालय को ही बोलते हैं महान हिमालय। इसी बृहद हिमालय को ही हम बोलते हैं महान हिमालय, ठीक है, यही है आपका महान हिमालय। और अगर हम बात करें, यहाँ पे बात करते हैं इसकी औसत ऊंचाई, तो 6000 मीटर है। तो अगर हम बात करें बृहद हिमालय की, तो जितने भी हिमालय की सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं वो बृहद हिमालय के ही अंतर्गत हैं। विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है, वो उसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है, इसी पर्वत श्रेणी का भाग है। यानी अगर पूछे कि माउंट एवरेस्ट किसका भाग है, तो वह ग्रेट हिमालय या बृहद हिमालय, महान हिमालय का भाग है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं। कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई है आपकी 8598 मीटर, ठीक है। नंगा पर्वत, नंदा देवी और कामेत व नामचा बरवा आदि बृहद हिमालय का ही महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं, ठीक है। तो मैंने बताया जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं वो सब बृहद हिमालय के ही अंतर्गत हैं। अब तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे लघु हिमालय। लघु हिमालय क्या है? यह लघु हिमालय जो है इसी को मध्य हिमालय कहते हैं, अर्थात हिमालय श्रेणी में कहते हैं। इस हिमालय श्रेणी में पीर पंजाल, महाभारत, मसूरी, धौलाधार और नाग टिप्पर श्रेणियाँ आती हैं, ठीक है। तो ये जितने भी श्रेणियाँ हैं, पीर पंजाल, महाभारत, मसूरी, धौलाधार, नाग टिप्पा, यह आपका क्या है, पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी मशहूर है, ठीक है। पीर पंजाल की बात करें तो पीर पंजाल जो है वह लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है। अगर पूछ दे
कि लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वह है पीर पंजाल, जो कि कश्मीर में है। अब सबसे अंतिम बात करेंगे बाह्य हिमालय की। ठीक है, बाह्य हिमालय को शिवालिक या निम्न हिमालय भी कहते हैं। बाह्य हिमालय को शिवालिक या निम्न हिमालय कहते हैं। चलिए आगे देते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन में देखेंगे कि जो पंजाब हिमालय है, ठीक है, तो पंजाब हिमालय किन किन क्षेत्रों के मध्य माना गया है, तो सिंधु नदी एवं सतलज नदियों के मध्य जो हिमालय का हिस्सा पड़ता है वही पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, और इसकी लंबाई कितनी है, 500 किलोमीटर। कुमायूं हिमालय की बात करें तो सतलज एवं काली नदियों के मध्य जो हिमालय का हिस्सा है वो कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो भी उत्तराखंड वाला इलाका सब है वो कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, 320 किलोमीटर। और उसके बाद हम बात करेंगे नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय क्या है, काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य। ठीक है, और इसकी लंबाई जो है 800 किलोमीटर है। तो कहने का मतलब है प्रादेशिक विभाजन के अनुसार सबसे हिमालय का सबसे बृहदम या सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी हिमालय है, तो वह नेपाल हिमालय। और सबसे लास्ट में बात करते हैं असम हिमालय, तो वह तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य स्थित है, जो कि 720 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र इंडिया में कहाँ से प्रवेश करता है, ब्रह्मपुत्र इंडिया में आपका अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करता है, यानी कि आपका देख लेंगे नेपाल हिमालय के आगे जब बढ़ेंगे आप तीस्ता नदी के आगे, तो तीस्ता से लेके ब्रह्मपुत्र हिमालय का जो हिस्सा पड़ता है वो आपका कहलाता है असम हिमालय। ठीक है, आगे हम बात करते हैं भौतिक विभाजन में प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो प्रायद्वीपीय पठार पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। अरावली की पहाड़ी जो कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एवं दिल्ली तक फैली हुई है, ये अरावली की पहाड़ी है। और अगर पूछे कि विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला में, तो वह आपकी अरावली हो जाएगी। ठीक है, और नवीनतम की बात करें तो आपका माउंट एवरेस्ट है ही है। इसका निर्माण जो है, अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। भारत का रूर, ठीक है, छोटा नागपुर पठार को कहते हैं। भारत का रूर जो है छोटा नागपुर पठार को कहते हैं। अजंता की पहाड़ी जो है महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ये जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए हैं या जितने भी पॉइंट दिए हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कभी भी पेपर उठा के देखिए तो इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह अनाईमुडी है, और वह स्थित है अन्नामलाई की पहाड़ी पर। और अन्नामलाई जो है आपका वह स्थित है आपका कहाँ, केरला में। कहाँ पे स्थित है, केरला में। तो ये दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, ये अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है, अनाईमुडी चोटी का नाम है। आगे हम बात करेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान को सिंधु गंगा का मैदान भी कहा जाता है। ठीक है, उत्तर भारत के विशाल मैदान को विशिष्ट धरातलीय स्वरूप के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है: भाबर प्रदेश, बांगर प्रदेश, खादर प्रदेश तथा तराई प्रदेश। अगर हम बात करें इसके द्वीपीय भाग की, चलिए द्वीपीय भाग में देखेंगे तो अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप भारत के 2 द्वीप समूह हैं। द्वीप किसे कहते हैं आपको पता ही होगा कि ऐसा भूमि का क्षेत्र या भूमि का टुकड़ा जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, उसी को द्वीप कहते हैं। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल 572, ठीक है, 572 क्या है आपके, कुल 572 द्वीप हैं, जिनमें लगभग 550 द्वीप अंडमान द्वीप समूह में और लगभग 22 द्वीप किसमें है, निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा पत्तन यानी बंदरगाह की बात करें तो पोर्ट ब्लेयर है, जो कि साउथ अंडमान में स्थित है। आगे बात करें लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। वो बंगाल की खाड़ी में था अंडमान और निकोबार, और लक्षद्वीप अरब सागर में। लक्षद्वीप में लगभग 36 द्वीपों का समूह है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही दिए गए हैं। मालदीव और मिनिकॉय को अलग करने वाले चैनल का क्या नाम है, 8 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल की बात करें लघु अंडमान और कार निकोबार को, यानी अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है, 10 डिग्री चैनल। और उसमें अगर और डीप में जाएगा तो उसमें कहना पड़ेगा लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे अपवाह तंत्र की बात करेंगे। अपवाह तंत्र में हम देखेंगे कि गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से बहती। अपवाह तंत्र में मतलब यानी नदी के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में उसके ऊपर बात कर रहा है। ठीक है, ये बहुत डिटेल में नहीं है, लेकिन पॉइंट जितने भी पॉइंट दिए हैं सब एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो गंगा नदी जो है इसको बांग्लादेश में पद्मा नाम से बहती है, पद्मा नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली द्वीप है। देखिएगा एग्जाम पेपर में काफ़ी बार या कई बार रिपीट कर चुका है। असम में स्थित है माजुली, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है।
और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर अवस्थित है। प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो नर्मदा और ताप्ती, देखिए इनसे क्या इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नर्मदा और ताप्ती, इनसे एग्जाम में यही पूछता है कि पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियों, निम्न में से नदियाँ हैं तो निम्न में से कौन सी है? तो उसमें नर्मदा और ताप्ती या नर्मदा या ताप्ती दोनों में से कोई ऑप्शन दिया रहता है जिसको आपको राइट क्लिक करना रहता है। तो नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं। ये दोनों नदियाँ एस्चुअरी बनाती हैं। एस्चुअरी यानी कि पश्चिम की तरफ जो प्रवाहित होंगी, तो आप देखेंगे इंडिया के पश्चिम की तरफ अरब सागर है और जितनी भी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं वो आपका एस्चुअरी बनाती हैं, जिसको ज्वार नद मुख बोलते हैं, ठीक है। और जितनी भी नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं यानी पूर्वी घाट पे जाती हैं तो वह है आपका डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं, ये दोनों नदियाँ एस्चुअरी बनाती हैं। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है, जहाँ प्रति 12वें वर्ष कुंभ मेला लगता है। प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई के अनुसार घटता क्रम है: गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी और ताप्ती, ठीक है। आगे बात करें भारत की नदियाँ, उनका उद्गम देखेंगे, लंबाई देखेंगे और मुहाना देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे सिंधु नदी, ठीक है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास बोखरचू ग्लेशियर से निकलता है और इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो ये 2880 किलोमीटर है और भारत में 1114 किलोमीटर बहता है। शेष भाग यह पाकिस्तान में बहता है और पाकिस्तान से होते हुए कहाँ जाके गिर जाता है? अरब सागर में। चिनाब की बात करें तो यह लाहौल जनपद बड़ा लाचा दर्रा के निकट से निकलती है। लंबाई की बात करें तो 1180 किलोमीटर है और अगर इसका हम देखें, यह सतलज नदी में जाके विलय हो जाती है, यानी यह सतलज नदी की सहायक नदी है, ठीक है। इसका मुहाना सतलज नदी में है। अब हम बात करें रावी की, तो रावी क्या है? कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप है और इसकी लंबाई की बात करें तो 725 किलोमीटर और ये चिनाब नदी की सहायक नदी है, यानी कि चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। झेलम की बात करते हैं, पीर पंजाल पर्वत पर स्थित वेरीनाग झरने से निकलती है। लंबाई 724 किलोमीटर और ये किसकी सहायक नदी है? चिनाब की सहायक नदी है। बात करें ब्यास की, तो ब्यास नदी जो है वह रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से निकलती है और इसकी लंबाई बात करें तो 470 किलोमीटर और यह हरके के समीप सतलज नदी में क्या होता है? मिल जाता है। हरके बैराज है, आप नाम सुने ही होंगे। सतलज की बात करें तो मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल या इसको हम राकस ताल भी कहते हैं, ठीक है, से निकलती है। अगर लंबाई की बात करें सतलज की तो 1500 किलोमीटर है और यह किस नदी में जाके मिल जाती है? सिंधु नदी में। गंगा की बात करें, गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है और इसका मुहाना देखें तो यह है बंगाल की खाड़ी। रामगंगा की बात करें तो नैनीताल के समीप गढ़वाल की पहाड़ी में स्थित दूधा टोली सेड़ी से निकलती है। लंबाई की बात करते हैं तो 696 किलोमीटर और गंगा नदी कहाँ, जो रामगंगा है, गंगा नदी में कहाँ? कन्नौज के निकट जाके मिल जाती है। शारदा की बात करें, कुमायूं हिमालय के मिलाम ग्लेशियर से, मिलाम हिमनद, इस ग्लेशियर का नाम है मिलाम, ठीक है। शारदा नदी की बात करें और इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 596 किलोमीटर। बहराम घाट के समीप घाघरा नदी में जाके यह मिल जाती है। गंडक की बात करें तो यह नेपाल से निकलती है, इसकी लंबाई 425 किलोमीटर है और यह गंगा नदी में आकर मिल जाती है पटना के निकट सोनपुर, ठीक है, सोनपुर के पास आकर गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी की बात करते हैं तो गोसाईनाथ चोटी के उत्तर में यह 730 किलोमीटर लंबी है और गंगा नदी में यह जाके मिल जाती है। यमुना की बात करें तो बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और इसकी लंबाई की बात करें तो 1384 किलोमीटर है और यह प्रयागराज के पास जाकर गंगा नदी में मिल जाती है, यानी प्रयागराज में, ठीक है। चंबल की बात करें तो मध्य प्रदेश के मालवा पठार के महू के निकट, ठीक है, इसका उद्गम स्थल है और इसकी लंबाई की बात करें तो 965 किलोमीटर और यह यमुना नदी से इटावा के निकट जाके मिल जाती है। बेतवा की बात करें तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्याचल पर्वत से निकलती है, लंबाई 590 किलोमीटर और यमुना नदी से यह हमीरपुर में जाके मिल जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है इनका उद्गम, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या पूछ देता? लंबाई से तो काफ़ी कम पूछेगा। दूसरी चीज़ पूछ देता मुहाना, ठीक है। उद्गम और मुहाना जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखें, सोन नदी की बात करते हैं तो अमरकंटक की पहाड़ियाँ और से निकलती हैं और लंबाई बात करें, सोन नदी की लंबाई 780 किलोमीटर और यह पटना के निकट गंगा नदी में जाके मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट आंगसी हिमानी, ठीक है, आंगसी हिमानी
से निकलती है और इसकी लंबाई बात करें तो 2900 किलोमीटर है और यह बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। ठीक है, और भारत में ब्रह्मपुत्र का सिर्फ 916 किलोमीटर हिस्सा प्रवाहित होता है। तो नर्मदा क्या है, नर्मदा देखेंगे तो विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक पठार से निकलती है। 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है और गिरती कहाँ है, खंबात की खाड़ी में। तो इसको ध्यान रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती का यह जो खंबात की खाड़ी यानी कि इनको याद रखिएगा, ये पश्चिम दिशा की तरफ बहती हैं यानी खंबात की खाड़ी में गिरेंगी और यह एस्चुअरी का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ठीक है, तो यह ताप्ती हो गया। माही की बात करें तो विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र धार जिला मध्य प्रदेश से निकलती है और मिलती कहाँ पे है, खंबात की खाड़ी में। लंबाई की बात करें तो 583 किलोमीटर। लूनी की बात करें तो अजमेर में पश्चिमी अरावली पर्वत से निकलती है और अगर इसकी लंबाई देखें तो 511 किलोमीटर और कच्छ का रण में यह क्या हो जाता है, जाके विलुप्त हो जाता है। महानदी की बात करें तो छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिहावा के समीप यह निकलती है और 851 किलोमीटर इसकी लंबाई है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, किसके समीप, कटक के समीप, उड़ीसा के कटक। तो उड़ीसा का जो कटक शहर है वह किस नदी के किनारे स्थित है, एग्जाम में आता है, तो वह होगा आपका महानदी। छिप्रा की बात करें तो कंकरी बरडी पहाड़ी इंदौर के पास निकलती है, 210 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह चंबल नदी में जाके क्या होती है, मिल जाती है, चंबल की सहायक नदी है। साबरमती की बात करें तो अरावली पर्वत उदयपुर से यह निकलती है, 371 किलोमीटर इसकी लंबाई है और खंबात की खाड़ी इसका मुहाना है। ठीक है, तो साबरमती के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि इसका मुहाना जो है खंबात की खाड़ी। बनास नदी की बात करें तो खमनोर की पहाड़ी अरावली पर्वत है, इसकी लंबाई जो करेंगे 512 किलोमीटर और यह मुहाना देखेंगे तो चंबल है। कृष्णा नदी की बात करेंगे तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र के समीप पश्चिमी घाट से निकलती है। लंबाई की बात करें तो 1400 किलोमीटर और मुहाना की बात करें तो यह बंगाल की खाड़ी में गिर रही है तो डेल्टा बनाएंगी। कावेरी की बात करें तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है और ये इसकी लंबाई की बात करें 800 किलोमीटर और मुहाना इसका देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी। गोदावरी की बात करेंगे तो नासिक महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से, ठीक है, आपका निकलती है और 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है और बंगाल की खाड़ी इसका मुहाना। तुंगभद्रा कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ की गंगा मूल चोटी से तुंगा तथा समीप में ही कादूर से भद्रा नदी का उद्गम है। लंबाई की बात करें तुंगभद्रा की तो 531 किलोमीटर और अगर सहायक की बात करें किस नदी में अपना विलय हो जाती है जाकर तो यह कृष्णा नदी में। पेन्नार की बात करें तो नंदी सेड़ी के चिन्ना केशवा पहाड़ी जो कि कर्नाटक में है से निकलती है और 597 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लंबाई अक्सर नहीं पूछता है। बंगाल की खाड़ी इसका मुहाना है। ठीक है, पेरियार की बात करें, मुल्ला पेरियार परियोजना भी इसी पर है। शिवगिरी की चोटी के वन क्षेत्र से निकलती है जो कि केरल में स्थित है। इसकी लंबाई 244 किलोमीटर है और यह अरब सागर में जाके गिर जाती है। हुगली की बात करें तो यह गंगा की एक शाखा है जो कि धुलिया पश्चिम बंगाल में दक्षिण में गंगा से अलग होती है और लंबाई 260 किलोमीटर और बंगाल की खाड़ी में इसका विलय हो जाता है। चलिए नदियों को देखेंगे और उनके किनारे बसे प्रमुख नगर देखेंगे। तो दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली आपकी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली जो है यह किस नदी के किनारे स्थित है, यमुना नदी के किनारे। आगरा की बात करेंगे तो आगरा जो है वो भी आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। बरेली की बात करते हैं तो रामगंगा। मथुरा की बात करते हैं तो यमुना नदी के किनारे। कानपुर की बात करेंगे तो गंगा नदी के किनारे। प्रयागराज को देखेंगे तो गंगा यमुना का संगम है। सरस्वती भी यहाँ माना जाता है कि सरस्वती भी यहाँ मतलब इनका गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों का संगम है। वाराणसी की बात करेंगे तो गंगा नदी के किनारे है और कन्नौज की बात करें तो गंगा नदी के किनारे। लखनऊ की बात करें तो गोमती नदी के किनारे। अयोध्या जो है आपका सरयू नदी के और जौनपुर है आपका गोमती नदी के किनारे। बद्रीनाथ की बात करें तो अलकनंदा के किनारे। फिरोजपुर की बात करें तो सतलज नदी के किनारे। कोलकाता की बात करें तो हुगली नदी के किनारे। डिब्रूगढ़ की बात करें तो ब्रह्मपुत्र। कोटा की बात करें तो चंबल। उज्जैन की बात करें तो छिप्रा। जबलपुर देखिए किसके नदी किनारे है, नर्मदा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जबलपुर को पूछता है। गुवाहाटी आपका ब्रह्मपुत्र है। पंढरपुर आपका भीमा नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद देखिए याद रखिएगा साबरमती पे और जमशेदपुर स्वर्ण रेखा पे, ये दो इंपॉर्टेंट। और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। ये तीन आप जरूर याद रखिएगा, अहमदाबाद, जमशेदपुर और हैदराबाद, साबरमती, स्वर्ण रेखा और मूसी। सूरत जो है आपकी ताप्ती नदी पर है। श्रीनगर जो है झेलम पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुर्नूल तुंगभद्रा पे। कटक जो है महानदी। देखिए उड़ीसा का कटक अभी ऊपर हमने बताया किस नदी के किनारे स्थित है, महानदी के। नासिक की बात करें तो नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे। श्रीरंगपट्टनम की बात करें तो कावेरी। तिरुचिरापल्ली की बात करें तो वो भी कावेरी नदी किनारे और ओरछा भी है वो बेतवा नदी किनारे। लुधियाना जो है वह सतलज नदी के किनारे है और विजयवाड़ा जो है कृष्णा नदी के किनारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रमुख नगर के उपनाम। तो नगर के उपनाम देखेंगे तो ईश्वर का निवास स्थान जो है वो किसे कहा जाता है, प्रयागराज को।
स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर, सबको पता है। मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी, सबसे प्राचीनतम नगर भी है वाराणसी। अरब सागर की रानी कोच्चि। पूर्व का वेनिस की बात करें तो भी कोच्चि। और त्योहारों के नगर की बात करते हैं तो वह है आपका मदुरई। कर्नाटक का रत्न बोलते हैं मैसूरू को। गुलाबी शहर आपका बोलते हैं जयपुर को। पूर्व का पेरिस बोलते हैं जयपुर को। भारत का पेरिस बोलते हैं जयपुर को। तो जयपुर से इतने पॉइंट बनते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड है आपका कश्मीर। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड है खज्जियार। उसके बाद हम बात करेंगे पूर्व का स्कॉटलैंड है आपका मेघालय। दक्षिण का कश्मीर है केरल। राजस्थान का गौरव है चित्तौड़गढ़। राजस्थान का प्रवेश द्वार है आपका भरतपुर। राजस्थान का थर्मोपल्ली है हल्दी घाटी। भारत का हॉलीवुड है मुंबई। भारत का प्रवेश द्वार है आपका मुंबई। 7 टापुओं का नगर है मुंबई। इस्पात नगरी जमशेदपुर। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर। भारत का जो दिल है दिल्ली। दक्षिण की गंगा कावेरी। दक्षिण की गंगा कावेरी। फलों की डलिया जो है हिमाचल प्रदेश। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। भारत का बकीजा बंगलुरु। और महलों का शहर हम बोलते हैं कोलकाता को। भारत का मसालों का बगीचा जो है वो आपका है केरल। ठीक है। छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट झारखंड में स्थित है। पर्वतों की रानी हम मसूरी बोलते हैं जो कि तमिलनाडु, मसूरी आपका वहाँ स्थित है उत्तराखंड में। और 5 नदियों का भूमि पंजाब। ठीक है। चलिए ब्लू माउंटेन्स या नीलगिरी पहाड़ियाँ बात एक ही, उसी को इंग्लिश वर्ड दे दिया है। यह आपका तमिलनाडु में स्थित है। बंगाल का शोक बोलते हैं दामोदर नदी को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। समुद्रपुत्र बोलते हैं लक्षद्वीप को। डायमंड हार्बर बोलते हैं कोलकाता को। जुड़वा नगर है आपका हैदराबाद सिकंदराबाद। झीलों का नगर है श्रीनगर। नवाबों का नगर है लखनऊ। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है गंगा नदी। बिहार का शोक है कोसी नदी। ठीक है। अब भारत की प्रमुख झीलों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। भारत की प्रमुख झील के ऊपर हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे वेरीनाग झील। वेरीनाग झील यह है आपका जम्मू और कश्मीर में। डल झील जम्मू और कश्मीर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तो एकदम ध्यान रखिएगा डल झील के बारे में। डल झील कहाँ है? जम्मू और कश्मीर। वुलर झील, ठीक है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, वो कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। राजसमंद झील की बात करें तो राजस्थान में। सांभर झील आपका राजस्थान में। सात ताल झील उत्तराखंड में। नैनीताल झील उत्तराखंड में। हुसैन सागर झील तेलंगाना में। पुलिकट झील की बात करें तो आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में। लोकटक झील की बात करें तो मणिपुर में। अनंतनाग झील की बात करें तो जम्मू और कश्मीर में। जयसमंद झील की बात करें तो राजस्थान में। डिडवाना झील की बात करें तो राजस्थान में। देवताल झील की बात करें तो उत्तराखंड में। कोलेरू झील की बात करें तो आंध्र प्रदेश में। चिल्का झील की बात करें तो उड़ीसा में। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हो गई। लोनार झील की बात करें तो महाराष्ट्र में। वेमनाथ झील की बात करें तो केरल में। अष्टमुडी झील की बात करें तो केरल में, इसको ध्यान रखिएगा। और पेरियार झील की बात करें तो केरल में। पेरियार झील भी है, पेरियार नदी भी है, इन दोनों चीज़ों को आप याद रखिएगा। समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछले खारे पानी की झीलें लैगून झीलें कहलाती है। देखिए, समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछले खारे पानी की झीलें लैगून झीलें कहलाती हैं। ठीक है, यानी जहाँ समुद्र का जो जल है वो उसमें प्रवेश कर गया होता है। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील जो है आपका है चिल्का झील। ठीक है, उड़ीसा में है, जो कि खारे पानी की एक लैगून है। अष्टमुडी झील की बात करें तो केरल की पश्च जल लैगून झील है जो समुद्र की ओर खुलती है। मणिपुर में स्थित लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। देखिए, वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, लेकिन पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करें तो वह है आपका लोकटक झील। इनको ध्यान रखिएगा। लोकटक झील में केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। तो भारत का एकमात्र नेशनल पार्क जो कि किसका है? तैरता हुआ नेशनल पार्क है, यानी फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, वह है केबुल लामजाओ जो कि लोकटक झील पे स्थित है। फुलहर झील की बात करें तो ये पीलीभीत जिले उत्तर प्रदेश के माधो टांडा के पास स्थित है फुलहर झील। फुलहर झील से गोमती नदी निकलती है। तो गोमती नदी किस मतलब उद्गम स्थल का क्या है? तो गोमती नदी का उद्गम स्थल है आपका पीलीभीत जिले में स्थित फुलहर झील। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करें तो वह है आपका अंतर्देशी की बात करते हैं तो वह है सांबर झील, राजस्थान में स्थित है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वह है आपका वुलर झील, और ये इसकी स्थिति है संघ शासित क्षेत्र, क्योंकि अब यह संघ शासित है, पहले राज्य था। क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में स्थित है। लोनार झील महाराष्ट्र में बुलढाना जिले में स्थित है। लोनार झील के बारे में अक्सर पूछता है। ठीक है,
उसके बाद आपका आता है लोनार झील उल्का पिंड गिरने से बनी। यह पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस झील का निर्माण उल्का पिंड के टकराने से या गिरने से बना था, तो वह था आपका लोनार झील। तुंगभद्रा झील तुंगभद्रा नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित है, और हैदराबाद सिकंदराबाद को जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है, ठीक है, जुड़वा शहर या जुड़वा नगर भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर पश्चिमी तट पर स्थित वेमनाथ झील केरल की एक लेगून झील है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगून झील पूर्वी तट की पुलिकट झील है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर स्थित खारे पानी की लेगून झील है, ये तो हो ही गया है। बैरियर टापू जिसका नाम श्रीहरिकोटा है, पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। जो बैरियर टापू है इसी का नाम श्रीहरिकोटा भी है, और यह पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, काफ़ी इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नज़रिए से श्रीहरिकोटा पर ही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आपका स्थित है। भारत के प्रमुख जलप्रपात की बात करते हैं। भारत की सबसे प्रमुख जलप्रपात की बात करें तो जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी, तीनों का एक ही नाम है। तो यह है आपके, इसकी ऊंचाई की बात करें तो 253 मीटर, नदी की बात करें तो शरावती नदी है, और स्थान की बात करें तो कर्नाटक है। तो जोग जलप्रपात या जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, इसकी ऊंचाई 253 मीटर है और शरावती नदी पर स्थित है, और इसका स्थान अगर हम बात करें तो कर्नाटक राज्य में है। चित्रकूट की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई 29 मीटर है, इंद्रावती नदी पर स्थित है, और कहाँ पे स्थित है, छत्तीसगढ़ में। शिव समुद्र की बात करें तो ऊंचाई 98 मीटर, नदी कावेरी, और स्थान है आपका कर्नाटक। गौतम धारा या जोना जो बोलते हैं, इसकी ऊंचाई है 45 मीटर, नदी की बात करें तो राढ़ू नदी, और स्थिति की बात करें तो झारखंड। हुंडरू 98 मीटर, स्वर्णरेखा नदी पर, झारखंड में। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। लोध बूढ़ा घाघ 143 मीटर, और ये बूढ़ा नदी पे और झारखंड में। गोकक 52 मीटर, गोकक है नदी, और कर्नाटक है क्या है इसकी स्थिति। दसम की बात करें तो 44 मीटर ऊंचाई से गिरती है, कांची नदी का स्रोत है इसका, और ये झारखंड में है। पाइकारा की बात करें 61 है, पाइकारा नदी है, तमिलनाडु में स्थित है। कपिल धारा की बात करें तो 30 मीटर की ऊंचाई से गिरती है, नर्मदा नदी इसका स्रोत है, और मध्य प्रदेश में स्थित है। चुलिया की बात करें, चुलिया देखिएगा, चुलिया जलप्रपात काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह आपका चंबल राजस्थान में स्थित है, चंबल नदी पर स्थित है। तो चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है, चंबल नदी पर, और किस राज्य में है, राजस्थान में। धुआंधार, इसको भी याद रखिएगा, धुआंधार जलप्रपात है, यह नर्मदा नदी पर है, और कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। आगे बात करेंगे भारत की जलवायु के बारे में, ठीक है। तो अभी हम छठवें पॉइंट पर आते हैं, जो छठवां पॉइंट है आपकी भारत की जलवायु। तो भारत की जलवायु को हम देखेंगे कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ग्रीष्मकाल में मानसूनी पवनों का रुख दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तथा शीतकाल में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की होता है। जैसे मान लीजिए यह हमने बनाया, यह आपका है नॉर्थ, यह हो गया साउथ, यह हो गया ईस्ट, यह हो गया आपका वेस्ट। तो इसमें कह रहा है कि ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम से, ये आपका है साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इधर की तरफ यह हवाओं का रुख रहता है। और जब यही बात है शीतकाल की होती है तो उत्तर पूर्व से आपका दक्षिण पश्चिम की तरफ रुख रहता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे देखेंगे कि मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतया बदल लेने के कारण भारत में निम्न 4 ऋतुएं चक्रवत पाई जाती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? शीत ऋतु की बात करें तो 16 दिसंबर से 15 मार्च तक का जो समय अवधि है वो शीत ऋतु के नाम से जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु देखिए 16 मार्च से 15 जून तक, वर्षा ऋतु 16 जून से 15 सितंबर तक, और शरद ऋतु 16 सितंबर से 15 दिसंबर तक, ठीक है। तो एक बार फिर चर्चा करते हैं। शीत ऋतु 16 दिसंबर से 15 मार्च, ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च से 15 जून, वर्षा ऋतु 16 जून से 15 सितंबर, और शरद ऋतु 16 सितंबर से 15 दिसंबर, ठीक है। तमिलनाडु के तटों पर जाड़ों के दिनों में यानी कि जनवरी फरवरी महीने में वर्षा लौटते हुए मानसून के कारण होती है। तो अगर हम पूछेंगे कि तमिलनाडु में किस प्रकार के मानसून से वर्षा होती है, तो लौटते हुए मानसून से होती है। लौटते हुए मानसून के अगर हम डायरेक्शन पूछ लें तो वह होता है आपका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ। कहाँ? नॉर्थ ईस्ट से। ये लौटता हुआ मानसून का जो होता है वो आपका नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ डायरेक्शन होता है, साउथ वेस्ट की तरफ, ठीक है। आगे बात करें उत्तरी पूर्वी मानसून को लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है, यही उत्तरी पूर्वी मानसून भी हो गया। तीव्र आर्द्र हवाओं को बंगाल में काल बैसाखी,
यानी कि नमी से भरी हवाओं को बंगाल में जो तेजी से चलती हैं तीव्र स्पीड से, उनको काल बैसाखी एवं पूर्वी भारत में नार्वेस्टर कहा जाता है। ठीक है। कर्नाटक एवं दक्षिण भारत में तीव्र आर्द्र हवाओं को चेरी ब्लॉसम वर्षा कहा जाता है। ठीक है। केरल में आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण तीव्र आर्द्र हवाओं को दक्षिण भारत में आम्र वर्षा या मैंगो सोवर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क भागों में चलने वाली, ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहे हैं, गर्मियों के मौसम में उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क भागों में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले जून के प्रथम सप्ताह में भारत के केरल राज्य में आता है। तो मानसून सबसे पहले किस राज्य में आता है? तो आपका होगा केरल राज्य में। भारत में सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कहाँ है? लेह। ठीक है। लेह केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ वर्षा 9.2 सेंटीमीटर के लगभग होता है, उससे कम होता है। तो लेह जो है वो भारत का सबसे शुष्कतम स्थान है। और लेह लद्दाख अगर हम बात करें तो एक शीतकालीन या शीत मरुस्थल की बात करें तो भारत में एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? लेह लद्दाख। ठीक है। तो वहाँ पर है आपका लेह। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा अरब सागर की मानसून शाखा की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा अरब सागर की मानसून की शाखा की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है। ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम जो मानसून होता है वो तो निकलता है आपका अरब सागर से, लेकिन जब यह आगे बढ़ता है तो बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर बारिश करता है और उस समय उसके पास ज़्यादा नमी हो जाती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं शरद ऋतु में मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है। शरद ऋतु में क्या करते हैं? रिट्रीटिंग मानसून सीजन कहते हैं, क्योंकि मानसून उस समय लौटता है। भारत, अब हम बात करेंगे 7वें नंबर पॉइंट पे, भारत की मिट्टी। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है। भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टियों का विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले हम देखेंगे जलोढ़ मिट्टी। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर। ठीक है। बांगर किसको बोलते हैं? जो पुराने जलोढ़ की हम मिट्टी को हम बांगर बोलते हैं और नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। तो बांगर और खादर हो गया। उसके बाद बांगर मिट्टी में कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। बांगर मिट्टी में कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, जिसको आगे हम देखेंगे काली मिट्टी। दूसरा नंबर की बात करें काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ एवं ट्रॉपिकल चेनोजम भी कहा जाता है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अक्षय व अपरदन से होता है। ठीक है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए, ठीक है, अत्यधिक उपयुक्त होती है। तो याद कैसे रखेंगे? क से काली, क से कपास। तो काली मिट्टी, कपास की खेती। काली मिट्टी में तीव्र जलधारा की क्षमता पाई जाती है, जल धारण की क्षमता, यानी काली मिट्टी अधिक से अधिक मात्रा में आपका क्या नमी को सोखती है। लाल मिट्टी की बात करें तो लाल मिट्टी का निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप कायांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। तो अब देखेंगे लाल मिट्टी का जो कलर लाल होता है वो किसके कारण होता है? तो लोहे के ऑक्साइड यानी फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। लाल मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में भी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी की बात करें तो लेटेराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। लेटेराइट मिट्टी कोकोआ, काजू, चाय एवं इलायची की खेती के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त होती है। अब हम बात करेंगे कृषि की प्रमुख विधियाँ कि किस प्रकार की कृषि को क्या नाम देते हैं। हाइड्रोपोनिक्स एक प्रकार की कृषि की विधि है और इसमें होता क्या है कि जल में पौधों को उगाना। तो इस जो ये शाखा है कृषि का, किसके अंतर्गत किया जाता है? यह है हाइड्रोपोनिक्स। पोमोकल्चर फलों के उत्पादन का अध्ययन हम जो करते हैं या विधि जो है वो है आपका पोमोकल्चर। ओलेरीकल्चर वो सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है। वीटिकल्चर अंगूर की खेती। पीसीकल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर आपका जो है रेशम कीट पालन से है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से। फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन से। और वर्मीकल्चर आपका केचुआ उत्पादन से है। भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं उनसे संबंधित राज्य या संघ क्षेत्र। तो हम सबसे पहले बात करेंगे परियोजना का नाम, नदी और संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे पहले लेते हैं भाखड़ा नंगर। नदी का अगर देखेंगे तो सतलज नदी पे है। संबंधित राज्य इसका देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश है। ठीक है। कौन सा है? भाखड़ा नंगर। ब्यास पोंग बांध की बात करें तो यह नदी की बात करें तो ब्यास नदी पर है। और अगर इसकी हम बात करें
तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जो इनसे संबंधित इस जो परियोजना इनसे लाभान्वित राज्य जो हैं, यानी इनसे सिंचाई इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं का लाभ उठाकर सिंचाई के रूप में इनका जो प्रयोग करते हैं, तो कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। इंदिरा गांधी नहर की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट नहर है, ब्यास एवं सतलज का संगम है, और इससे जो लाभान्वित राज्य हैं वो राजस्थान है मोस्टली, फिर हरियाणा और उसके बाद पंजाब। 3 राज्य इसके प्रभावित क्षेत्र हैं। तो चंबल की बात करें, चंबल मध्य प्रदेश और राजस्थान, चंबल नदी पे, ठीक है। दामोदर घाटी की बात करें तो दामोदर नदी पर स्थित है और पश्चिम बंगाल और झारखंड से इसको लाभ पहुँचता है। हीराकुंड की बात करें तो यह महानदी पर स्थित है और इससे इसका जो लाभ है उड़ीसा को है। मयूराक्षी की बात करें तो यह मयूराक्षी नदी पर स्थित है, पश्चिम बंगाल और झारखंड। कोसी नदी की बात करें, कोसी की बात करें परियोजना की, तो कोसी नदी पर स्थित है और बिहार तथा नेपाल में इससे लाभान्वित क्षेत्र है। तुंगभद्रा नदी पर कर्नाटक और तेलंगाना। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश। गंडक नदी गंडक पर है बिहार तथा नेपाल। फरक्का बांध जो है गंगा और भागीरथी नदी पर है पश्चिम बंगाल। और काकरापारा है वो तापी नदी पर है गुजरात में। तवा की बात करें तो तवा आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। आगे बात करते हैं उकाई, यह तापी कहाँ पे है? गुजरात में। मालप्रभा की बात करें तो कर्नाटक में है। पोंचमपाडु श्री राम सागर की बात करें तो तेलंगाना, और नदी की बात करें तो गोदावरी। बगलिहार परियोजना, इसको तो जरूर याद रखिएगा, यह चिनाव नदी पर इम्पोर्टेंट, बगलिहार परियोजना इम्पोर्टेंट, जम्मू और कश्मीर में, ठीक है। सरदार सरोवर, इसको भी याद रखिएगा, नर्मदा नदी पर है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा महाराष्ट्र प्रभावित होने वाले जो क्षेत्र या राज्य हैं। तिलैया परियोजना बराकर नदी झारखंड में स्थित है। यह सब इम्पोर्टेंट इधर ही है, ठीक है। दुलहस्ती योजना चिनाब नदी जम्मू और कश्मीर पर। तुलबुल परियोजना झेलम नदी जम्मू और कश्मीर में। सरहिंद नहर जो है सतलज नदी पर बना है, पंजाब में स्थित है। जवाहर सागर है आपका चंबल नदी पर बना हुआ है, राजस्थान में स्थित है। राणा प्रताप सागर चंबल नदी राजस्थान में स्थित है। गांधी सागर चंबल नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। शिव समुद्र कावेरी नदी कर्नाटक में स्थित है। बाढ़ सागर सोन नदी बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में स्थित है। पंचेत बांध दामोदर झारखंड एवं पश्चिम बंगाल, इससे जो मतलब लाभान्वित क्षेत्र है। शरावती जो है शरावती परियोजना शरावती नदी पे और कर्नाटक में है। हसदेव बंगो हसदेव नदी छत्तीसगढ़ में। शारदा के सहायक शारदा गोमती सई, ये सब उत्तर प्रदेश में है। मंचकुंड उड़ीसा आंध्र प्रदेश। कंसावती पश्चिम बंगाल। जायकवाड़ी गोदावरी महाराष्ट्र। ये सब बहुत ही कम पूछे गए हैं एग्जाम में। भद्रा कर्नाटक। भीमा की बात करें तो पावना एवं कृष्णा महाराष्ट्र। घाट प्रभा की बात करें तो घाट प्रभा कर्नाटक, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। रिहंद भी इंपॉर्टेंट है, रिहंद उत्तर प्रदेश। माता टीला भी देख लीजिएगा, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ठीक है, संबंधित क्षेत्र। रामगंगा की बात करें तो रामगंगा उत्तराखंड। और टिहरी बांध की बात करें तो भागीरथी उत्तराखंड, इसको तो इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा टिहरी बांध का, ठीक है। इडुक्की भी याद रखिएगा, पेरियार, और कहाँ पे? पेरियार नदी पे बना है और यह आपका केरल में स्थित है। प्रमुख खनिज भंडार शीर्ष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो खनिज की बात करेंगे और स्थान की बात करेंगे तो बॉक्साइट की बात करते हैं। बॉक्साइट में पहले स्थान पर आपका उड़ीसा, दूसरे पे है आपका आंध्र प्रदेश और तीसरे पे है आपका गुजरात, ठीक। उसी तरह बात करते हैं हम कोयला की, तो कोयला में देखेंगे पहले पे आपका है झारखंड, दूसरे पे है उड़ीसा और तीसरे पे है आपका छत्तीसगढ़। ग्रेफाइट की बात करते हैं तो पहले पे अरुणाचल प्रदेश, दूसरे पे है जम्मू कश्मीर और तीसरे पे है उड़ीसा। लो एस की बात करते हैं जिसको हेमेटाइट भी बोलते हैं, पहले पे है आपका उड़ीसा, दूसरे पे है आपका झारखंड और तीसरे पे है आपका छत्तीसगढ़। मैग्नीज एस की बात करें तो पहले पे आपका उड़ीसा, दूसरे पे कर्नाटक और तीसरे पे है मध्य प्रदेश। कच्चा तेल की बात करें तो पहले पे असम, दूसरे पे है गुजरात और तीसरे पे है राजस्थान। प्राकृतिक गैस की बात करें तो पहले पे असम, दूसरे पे आंध्र प्रदेश और तीसरे पे है आपका राजस्थान। ताम्र अयस्क की बात करें तो पहले पे है राजस्थान, दूसरे पे है झारखंड और तीसरे पे है मध्य प्रदेश। स्वर्ण धातु की बात करें यानी स्वर्ण की बात करें तो पहले पे है कर्नाटक, दूसरे पे है राजस्थान और तीसरे पे है आंध्र प्रदेश। चांदी की बात करें तो पहले पे है आपका राजस्थान, दूसरे पे है झारखंड और तीसरे पे है आपका आंध्र प्रदेश। लो एस की बात करें तो पहले पे कर्नाटक, दूसरे पे आंध्र प्रदेश और तीसरे पर राजस्थान। हीरा की बात करें तो मध्य प्रदेश पहले पे है, आंध्र प्रदेश दूसरे पर है और छत्तीसगढ़ तीसरे पे है, ठीक है। भारत प्रमुख खनिज उत्पादक शीर्ष राज्य
बात करें तो इसमें हम अभी ऊपर ही देख लिए थे, तो वही चीज़ें हैं। इसमें कुछ जो अलग है वो देख लीजिएगा। इसमें हम देख लेंगे कच्चा तेल, राजस्थान पहले पे है, गुजरात दूसरे पे, असम तीसरे पे है। उसके बाद हम प्राकृतिक गैस की बात करें तो असम पहले पे, त्रिपुरा दूसरे पे और राजस्थान तीसरे पे है। ठीक है, चलिए अब राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर हम देखेंगे। तो राष्ट्रीय राजमार्ग का नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD, ठीक है, CPWD यानी कि सेंट्रल से आपका सी मतलब यहाँ सेंट्रल से लिया गया PWD एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। वर्तमान में कुल 599 राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो वर्तमान में कुल कितने नेशनल हाईवे हैं? 599। राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई वाले 5 भारतीय राज्य 2020-21 की रिपोर्ट की स्थिति के अनुसार है क्रमशः महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत भारत के 4 महानगरों कौन कौन से? दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को क्या गया? जोड़ा गया। और इसकी लंबाई की बात करें तो 5846 किलोमीटर लंबे राजमार्ग द्वारा आपस में जोड़ा गया। बेसिक सड़क सांख्यिकी 2017-18 के अनुसार सबसे अधिक प्रांतीय राजमार्ग वाले राज्यों में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, कर्नाटक दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे आपका गुजरात है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें चौथे नंबर पे राजस्थान है और पांचवें पे आंध्र प्रदेश है। रेल परिवहन की बात करें तो भारत में पहली रेलगाड़ी गवर्नर जनरल, इंपॉर्टेंट देखिएगा, लॉर्ड डलहौजी इंपॉर्टेंट के कार्यकाल में, यह इंपॉर्टेंट है 16 अप्रैल 1853 को, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा तीसरा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, मुंबई से ठाणे के मध्य चलाई गई। तो भारत में पहली रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के मध्य चलाई गई। अगर हम बात करें भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना तो मार्च 1905 में की गई थी। वर्ष 1944 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया। भारत में 3 प्रकार की रेलवे लाइन है। ठीक है, भारत में 3 प्रकार की रेलवे लाइन है। पहली रेलवे लाइन यानी बड़ी लाइन जिसको ब्रॉड बोलते हैं, दूसरी है मीटर लाइन, ठीक है, और तीसरी छोटी लाइन जिसको नैरो बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख मार्ग की चौड़ाई देख सकते हैं 1.676 मीटर बड़ी वाले में। मीटर लाइन में अगर हम बात करेंगे तो 1 मीटर है, और छोटी लाइन की बात करें तो 762 mm या 610 mm है। रेलवे जोन एवं उनके मुख्यालय की बात करते हैं तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेलवे जोन और उनके मुख्यालय। तो मध्य जो रेलवे है, सेंट्रल रेलवे, उसका मुख्यालय आपका मुंबई है। पूर्वी रेलवे, ईस्टर्न रेलवे की बात करें तो कोलकाता है। उत्तरी रेलवे की बात करें आपका तो इसके मुख्यालय आपका नई दिल्ली है। उत्तरी पूर्वी रेलवे NER की बात करें, ठीक है, तो यह आपका गोरखपुर है। और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की बात करें तो मालीगांव गुवाहाटी है। दक्षिण रेलवे की बात करें तो इसका मुख्यालय चेन्नई। दक्षिण मध्य रेलवे की बात करें तो सिकंदराबाद। दक्षिणी पूर्वी रेलवे की बात करें तो कोलकाता। पश्चिमी रेलवे की बात करें तो मुंबई चर्चगेट। पूर्वी मध्य रेलवे की बात करें तो हाजीपुर। उत्तरी पश्चिमी रेलवे की बात करें तो जयपुर। पूर्वी तटवर्ती रेलवे की बात करें तो भुवनेश्वर। उत्तर मध्य रेलवे की बात करें तो प्रयागराज। देखिएगा उत्तर मध्य रेलवे अक्सर एग्जाम में आता है प्रयागराज। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी रेलवे हुबली कर्नाटक। पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर। दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। कोलकाता मेट्रो रेलवे कोलकाता। दक्षिणी तटीय रेलवे विशाखापट्टनम। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हम देखेंगे कि गोरखपुर रेलवे प्लेटफार्म 1355.4 मीटर विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म है। लेकिन अब क्या है, यह डाटा चेंज हो गया देखिएगा, क्योंकि हुबली कर्नाटक में हुबली में जो प्लेटफार्म बना है, ठीक है, वह क्या है, सबसे लंबा प्लेटफार्म है। भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान 5 अप्रैल 2016 को चलाई गई थी, किंतु यह WAP-5 इंजन से युक्त है। इंजन रहित भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत थी। ठीक है, क्या थी? वंदे भारत। अब हम बात करते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 से दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी। 15 फरवरी 2019 से दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलाई गई है। भारत सर्वप्रथम में मेट्रो रेल का प्रारंभ कोलकाता में किया गया। ठीक है, तो भारत में सर्वप्रथम मेट्रो रेल का प्रारंभ कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। अगर हम बात करें कि भारत की पहली अब इसी में आगे बात करते हैं वायु परिवहन के बात में। तो वायु परिवहन में हम सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या भारत में पहली हवाई उड़ान कब हुआ था? वर्ष 1911 में हुआ था। इलाहाबाद और प्रयागराज से नैनी के मध्य संपन्न हुई थी। ठीक है, तो पहली जो आपका उड़ान हुआ था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 में किया गया था। यह प्राधिकरण देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, घरेलू हवाई अड्डे और नागरिक विमान टर्मिनलों का प्रबंधन करता है।
सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम ग्रीनफील्ड विमानपत्तन कोचीन विमानपत्तन है। देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे देख लेते हैं। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, इंपॉर्टेंट, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली में। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर में। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में। मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलुरु में। कैंप पेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंगलुरु में। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में, इंपॉर्टेंट है देखिएगा, पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कोची में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका हैदराबाद में। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कोझिकोड केरल में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में, क्योंकि असम से गोपीनाथ जो थे वो असम से संबंधित थे। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है आपका चेन्नई से है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर से है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका लखनऊ से है। और शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका श्रीनगर से। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जल मार्ग के बारे में। अब हाईवे हो गया, उड़ान की बात हो गई, अब जल की बात करते हैं। तो नेशनल वाटर जो आपका है राष्ट्रीय जल मार्ग 1, ठीक है, NW1 जो है आपका वो प्रयागराज से किसके बीच में है? हल्दिया में। ठीक है, दूरी की बात करें तो 1620 किलोमीटर, स्थापना 1986 में हुई थी। अब हम राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 की बात करें, नंबर 2, तो वह है सदिया धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर, सादिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, 891 किलोमीटर। और उसके बाद राष्ट्रीय जल मार्ग क्रमांक संख्या 3 की बात करें तो कोलम से कुट्टापुरम, यह केरल के अंदर स्थित है। और नेशनल वाटर जो आपका मार्ग की बात करें, जल मार्ग की बात करें, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 4 की बात करें, काकीनाडा मरकानम गोदावरी कृष्णा नदी पर स्थित है। स्थापना 2008 में हुई थी। अब हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 5 की, गेवन खली तलचर पारादीप में। ठीक है, लंबाई 623 किलोमीटर, स्थापना 2008 में। और आपका राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 16 की बात करें तो लखीमपुर से भंगा के बीच में 121 किलोमीटर और स्थापना 2016 में। सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट देखिएगा कौन सा है, नेशनल वाटर जो आपका मार्ग है वह है नंबर 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 क्या है? प्रयागराज से हल्दिया। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, भारत के प्रमुख बंदरगाह देखते हैं। कोलकाता, ठीक है, या हल्दिया, कोलकाता या हल्दिया में अगर हम देखेंगे इसमें तो यह हुगली नदी पर स्थित है और किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। चेन्नई की बात करें, ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में है चेन्नई बंदरगाह और यह तमिलनाडु में स्थित है। मुंबई की बात करें तो यह अरब सागर में स्थित है और यह कहाँ है? महाराष्ट्र में। विशाखापट्टनम यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है जो बंदरगाह है और यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोचीन यह कहाँ है? अगर हम सागर की बात करें तो अरब सागर है और राज्य की बात करें तो केरल। पारादीप जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है उड़ीसा के पास, ठीक है। तूतीकोरिन यह बंगाल की खाड़ी है और किस राज्य में? तमिलनाडु में। मुर्मू गांव यह अरब सागर में है और किस राज्य में? गोवा में। कांडला अरब सागर किस राज्य में? गुजरात। नुआवसेवा अरब सागर में है महाराष्ट्र, ठीक है। आगे बात करें, न्यू मैंगलोर अरब सागर में है कर्नाटक, ठीक है। एन्नोर बंगाल की खाड़ी और तमिलनाडु में। चलिए, भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड कौन सा है? अलंग गुजरात में स्थित है, ठीक है। शिप रिसाइकलिंग यार्ड जो है, यहाँ की जो जहाज पुराने हो जाते हैं तो उनको तोड़ने के लिए यहाँ लाया जाता है। चलिए, अब हम बात करेंगे भारत के उद्योग। तो सबसे पहले बात करेंगे लौह इस्पात उद्योग, आयरन स्टील इंडस्ट्री। आधुनिक भारत में प्रथम बार लोहे का सफल उत्पादन 1870 ईस्वी में बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी की कुल्टी नामक स्थान पर स्थापना के साथ हुआ, ठीक है। वर्ष 1907 में तत्कालीन बिहार यानी वर्तमान में झारखंड राज्य के साकची वर्तमान जमशेदपुर में क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की गई थी 1907 में, ठीक है। लौह इस्पात उद्योग की प्रमुख इकाइयां देख लीजिए। बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी 1870 में स्थापना हुई थी और कहाँ पे हुई थी? कुल्टी, पश्चिम बंगाल में, जो कि सबसे पहले थी।
टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को के नाम से जानते हैं, 1907 में हुआ था, सागची झारखंड में। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की बात करें तो यह 1918 में बर्नपुर पश्चिम बंगाल में हुआ था। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड की बात करें तो 1923 में भद्रावती कर्नाटक में हुआ था। राउरकेला इस्पात कारखाना की बात करें तो 1959 में हुआ था, राउरकेला उड़ीसा में हुआ था। भिलाई इस्पात कारखाना की बात करें तो 1959 में, भिलाई छत्तीसगढ़ में हुआ था। दुर्गापुर इस्पात कारखाना की बात करें तो 1959 दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में हुआ था। बोकारो इस्पात कारखाना की बात करें तो 1964 में बोकारो झारखंड में हुआ था। सलेम इस्पात कारखाना की बात करें तो 1972 में सलेम तमिलनाडु में हुआ था। विशाखापट्टनम इस्पात कारखाना की बात करें तो 1971 में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ था। जिंदल विजयनगर इस्पात कारखाना की बात करें तो 1971 में हासपेटे कर्नाटक में हुआ था। एल्युमिनियम उद्योग की बात करते हैं, ठीक है। तो भारत का पहला एल्युमिनियम कारखाना 1937 में पश्चिम बंगाल के राज्य के जेके नगर में स्थापित किया गया था। वर्ष 1965 में सार्वजनिक क्षेत्र में प्रथम एल्युमिनियम उत्पादक कंपनी भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो प्रथम एल्युमिनियम उत्पादक कंपनी भारतीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी बाल्को की स्थापना 1965 में हुई थी। भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी देख लीजिए तो बाल्को देखेंगे, कोरबा छत्तीसगढ़ एवं कोयना महाराष्ट्र। सहायक देश क्या है? सोवियत संघ। नाल्को की बात करें तो दामन जोड़ी उड़ीसा, और किसकी मदद से हुआ था? फ्रांस की मदद से। हिंडाल्को की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिंडाल्को तो रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है, और किसकी मदद से हुआ था स्थापना इसका? यूएसए की। इंडाल्को, एक हिंडाल्को है, एक इंडाल्को। जेके नगर पश्चिम बंगाल में हुआ था, मुरी झारखंड, और अलवाई केरल में। किसकी मदद से? कनाडा की। माल्को की बात करें तो चेन्नई मेट्रो सलेम तमिलनाडु में है, और ये इटली की सहायता से। वेदांता की बात करें तो झारसुगुड़ा उड़ीसा में, जर्मनी की सहायता से, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग की बात करते हैं, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। भारत में सूती वस्त्र की पहली मिल 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई, जो कि असफल रही। भारत का पहला सफल सूती वस्त्र कारखाना 1854 में बम्बई में कावासजी नाना भाई डावर द्वारा स्थापित किया गया। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। भारत के पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर भारत के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य की। तो वन्यजीव अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट क्या लाया गया था? वाइल्ड लाइफ एक्ट पारित किया गया। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी, और इसकी, ठीक है, इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। भारत में सर्वप्रथम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क, और बाघ परियोजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आपका प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। भारत की जनजातियों के ऊपर बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत इन्हें सूचीबद्ध किया गया है। तो भारत की जनजातियों को अगर हम देखेंगे तो इनसे संबंधित अनुच्छेद 342 है। जनजातीय समुदाय को अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है। भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। जो भील जनजाति है वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। चलिए भारत और अंटार्कटिका के संबंध में देखते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर गिरिराज सिरोही बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के थे, जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे। और अंटार्कटिका में भारत का पहला शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री वर्ष 1983 से 84 में स्थापित किया गया था, जो वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है, यानी कि कार्य नहीं कर रहा है। भारत ने अंटार्कटिका पर दूसरे शोध केंद्र मैत्री की स्थापना वर्ष 1988 से 89 में किया। भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र भारतीय लार्समन हिल्स में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य काफ़ी इंपॉर्टेंट, इनको तो एकदम इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में, अक्सर एग्जाम में एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश में। गिर राष्ट्रीय उद्यान अभी गुजरात में है। नल सरोवर अभ्यारण्य आपका गुजरात में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में है। भद्रा अभ्यारण्य आपका कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में है। सोमेश्वर अभ्यारण्य आपका कर्नाटक में है।
पलामू अभ्यारण्य आपका झारखंड में है। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका झारखंड में है। हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य आपका झारखंड में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी इंपॉर्टेंट असम में है। काजीरंगा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, असम में है। केवला देवखाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र मध्य प्रदेश। बोरीवली संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान आपका उड़ीसा में है। नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य आपका उड़ीसा में है। मधुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य आपका तमिलनाडु में है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य आपका केरल में है। पराम्बीकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य आपका केरल में है। दम्फा अभ्यारण्य आपका मिजोरम में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश है। पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान आपका जम्मू और कश्मीर में है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान आपका जम्मू और कश्मीर में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में है। नागरहोल या बनेरहट्टा जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान आपका मणिपुर में एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क। भगवान महावीर मानलेम वन्यजीव अभ्यारण्य आपका गोवा में है। चलिए, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान आपका हिमाचल प्रदेश में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका हरियाणा में है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब में है। और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान आपका अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये आपके जितने भी राष्ट्रीय उद्यान थे यानी नेशनल पार्क वो आपके कंप्लीट हो गए। अब हम बात करेंगे भारत की प्रमुख जनजातियों का स्थानिक विवरण। ठीक है, तो हम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक साइड में देखेंगे और उनकी जनजातियाँ देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। तो उसमें जो जनजातियाँ कौन कौन सी है, सेंटलीज है, ओंगे है, जारवा है, सोम है, पेन है और निकोबारी है। ठीक है, तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में देखेंगे कुरबा, कनिकरन, टोडा, कोटा। ठीक है, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो चेचू, कोया, गडाबा, लंबाडा, सवारा, एनाडी। तेलंगाना की बात करेंगे तो कोया, कोंद, चेचू, कुलिया, गडाबा। पंजाब की बात करते हैं तो सांसी। केरल में देखेंगे तो मलयन, पुलया, कुरुमन, उराली और कादर। कर्नाटक की बात करें तो पारधी, यारवा, नैकदा। गुजरात की बात करेंगे भील, चारण, कोली। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो भील, धनवार, कोली, वर्ली, गोंड। राजस्थान की बात करेंगे तो मीणा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, भील, गरसिया, सहरिया, कोली, डमोर। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो गद्दी, किन्नौर, जद, भोट, गुज्जर। जम्मू और कश्मीर की बात करेंगे तो बकरवाल, गुज्जर, गद्दी, चांगपा। लद्दाख की बात करेंगे तो बाल्टी, बेडा, भाट, बोटो, चांगपा, ब्रोकपा, ड्रोकपा, डाड, सीन, गर्रा, सोम, पुरीगपा। उत्तराखंड की बात करेंगे तो थारू, भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी। देखिए बुक्सा को देखिएगा, इंपॉर्टेंट करिएगा। उड़ीसा की बात करेंगे तो मुंडा, ये भी इंपॉर्टेंट है, खरिया, भूमिज, संथाल, हो, कोल, उरांव और संवर। झारखंड की बात करेंगे तो संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर, कोल, भुइया, असुर। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो भील, गोंड, पहाड़ी, मरिया, मुरिया, बैगा, कोल, कमार। छत्तीसगढ़ की बात करें तो मुरिया, कवर, सहरिया, खो, गोंड, अभू, झमरिया। मेघालय की बात करें तो गारो, खासी, जैंतिया। देखिएगा गारो, खासी, जैंतिया किसके नाम है, पहाड़ियों का नाम है और इनके नाम पर यहाँ की जनजातियाँ भी है, कुकी और मिकीर। मणिपुर की बात करें तो कुकी और मैढ़ी। नागालैंड की बात करें तो नागा और कछारी। मिजोरम की बात करें तो हंजोक, पावी, मीजो। त्रिपुरा की बात करें तो हलाम, रियांग, त्रिपुरी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो मोम्बा, खाम्बा, आपातानी,